सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और पहली बार लोकसभा में पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से सांसद कैलाश चौधरी की, जिनका बचपन से ही आरएसएस से जुड़ाव रहा। छात्र राजनीति से शुरुआत कर 2013 में बायतू से विधायक बने और 2019 में पहली बार सांसद बनने के साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। कई बार प्रदर्शन के दौरान डंडे खाकर जेल जाकर वो यहां तक का सफर तय करते हुए पहुंचे हैं। कैलाश जी, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे ले रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत। कोरोना काल में खेती किसानी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद और सुविधा के लिए क्या रणनीति बनाई है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोविड की महामारी के बीच आज मुझे सभी दर्शकों से भी मिलना हो रहा है। और आपने जो प्रश्न किया है कि इस कोविड की महामारी के बीच में भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था तो उस दिन निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रश्न था और मेरे भी मन में था कि देश के किसानों का उत्पादन है वो खेत के अंदर पड़ा है और कृषि की कटाई का समय था और फसल को काटने के लिए उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और लॉकडाउन के बीच में हमारे मजदूरों के अंदर छूट रखी और जिसकी वजह से समय पर फसल कटाई हुई और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की भी हमने छूट की और जितनी भी उस दौरान अपने मशीनरीज थी एक दूसरे स्टेट से आने जाने वाली, तो उसमें भी हमने छूट की। और जो दुकानें थी हमारे फल वो खाद बीज और पेस्टिसाइड की, तो उनको भी छूट रखा और समय पर हमने खरीद की और मंडियां सारी खुली रखी और जिससे कि फसल कटाई के बाद उसको किसानों ने समय पर बेचा और जिसकी वजह से किसानों का उत्पादन जितना होना था वो पर्याप्त मात्रा में हुआ। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछली बार जो फसल हुई थी, पिछले वर्ष जो हुई थी, उससे इस साल हमारे 45% अधिक फसल हुई है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही निर्णय लिया था, जिसकी वजह से इस कोरोना के बीच किसानों ने फसल को काट के और उसको उचित मूल्य पर बेचा और जिससे उनको लाभ मिला। और आगे आने वाले समय के लिए भी जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसके अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए कृषि सेक्टर के अंदर खर्च होंगे और वहीं 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा। तो निश्चित रूप से इस कोविड की महामारी के बीच आने वाले समय में किसानों के लिए हमने जिस तरह से रणनीति बनाई है उसके अंदर कई ऐसे हमारे संशोधन भी किए गए। समय पर हमने जो आवश्यकता थी किसान रथ ऐप को भी डाउनलोड किया गया, किसानों के द्वारा भी किया, जिससे कि कैलाश जी, एक सवाल आपसे ये लेना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई, इसके पीछे क्या रणनीति रही? क्योंकि जितना किसानों ने गेहूं पैदा किया, सरकार ने खुली छूट के साथ उसकी खरीद की और एमएसपी के साथ खरीद की, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? ऐसा है कि जैसे ही लॉकडाउन था तो हमने तुरंत ही पहले से ही तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि तुरंत हमारे किसानों को जो संभव हो हमें सहायता करनी चाहिए। तो इस नाते तुरंत सब हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय तोमर साहब ने बैठक बुलाकर हमने डिसीजन लिया और एमएसपी को भी बढ़ाया और खरीद केंद्र के लिए भी हमने ये कहा कि चाहे अगर पंचायत स्तर पर अगर खरीद करना हो तो कोऑपरेटिव के माध्यम से भी पहली बार निर्णय लिया गया और कोऑपरेटिव के माध्यम से भी खरीद केंद्र स्थापित किए और हर 4-5 पंचायतों के बीच में खरीद केंद्र हुए, जिसकी वजह से एक तो समय पर हमारी फसल
जो वो जो किसानों को सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रहा और उसकी वजह से हम खरीद भी पाए और समय पर खरीद हो गई और पेमेंट भी समय पर किसानों को हो गया। तो इसके लिए पूरी तैयारी हमने की थी जी। और आज इसी वजह से किसानों को इस समय के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कैलाश जी। लॉकडाउन के बीच में भी किसानों का उत्पादन भी हुआ और समय पर खरीद हुई। बिल्कुल। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में मंडियों से जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई। सब कुछ सामान्य होने में आपको क्या लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा? हालांकि जो बड़े ट्रक्स थे, बड़े गुड्स कैरियर थे, सरकार ने बहुत हद तक उनको छूट दे रखी थी, फिर भी जो है इसमें काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। मैं इसमें आपसे आग्रह करूंगा कि हमने इस लॉकडाउन के दौरान भी किसानों की जो उत्पादन था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का विषय हो, चाहे खरीद के लिए मंडी तक ले जाना हो, बेचान करना हो, तो इसके लिए प्रभावित बिल्कुल नहीं होने दिया, क्योंकि हमने मंडियों को पहले ही आदेश कर दिया था कि मंडियां सारी खुली रहेगी और मंडियां खुली थी। और इस बीच में हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि जहां जो इनाम पोर्टल के साथ मंडी जो जुड़ी हुई थी वो 585 हमारी थी, उसको भी इस लॉकडाउन में हमने बढ़ाकर 1000 मंडी को उसके साथ में जोड़ा और साथ ही किसानों के जो एफपीओ और किसान समूह थे या जो कोऑपरेटिव के जो थे उनको हमने इसके साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से किसानों के जो उत्पादन थे वो अगर खेत के अंदर पड़े थे तो वहीं से फोटो अपलोड करके और वीडियो अपलोड करके और सीधा उस पोर्टल पे चढ़ाया, तो उससे उत्पादन उनको सीधा मंडी के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने कानून में बना दिया कि एफपीओ और किसान समूह वो खेत में बैठे बैठे भी उस उत्पादन को सीधा बोली के द्वारा बेच के और जिस स्थान पर भेजना उस जगह पर भेज सकते हैं। और इससे भी बड़ा जो अभी हमारे निर्णय हुआ है, जिसके अंदर आपको पता है कि जो मंडी है अपने इंटर स्टेट व्यापार, तो इस इंटर स्टेट के लिए पहली बार किसानों को मतलब आज़ादी मिली है। इस के अंदर जो किसान अपना उत्पादन करता था आज़ादी से लेकर आज दिन तक, आपने देखा होगा अगर एक इवन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री है वो भी विश्व के किसी भी कोने में अपना उत्पादन को बनाकर बेच सकता है, लेकिन एक ऐसा उत्पादक किसान जो धरती पुत्र अन्नदाता, वो आज़ादी के 70 साल बाद तक भी उसको ये आज़ादी नहीं मिली कि वो अपने उत्पादन को अपने मंडी क्षेत्र से बाहर बेच सके। तो ये पहली बार उनको न्याय मिला और किसान अपने आप को अब अपने उत्पादन का बाहर दूसरे स्टेट के अंदर भी बेच सकेगा, बाहर के व्यापारी आकर वहाँ पर भी कर सकेंगे। इसके साथ ही हम आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी करने जा रहे हैं, जिससे कि किसान अपने उत्पादन को पहले ही उसकी रेट तय हो जाएगी कि उसको किस रेट के अंदर बेचना है, उस ट्रेडर के साथ में वो तय कर लेंगे और उसके बाद में जब वो उत्पादन तैयार होगा तो उसके बाद में वो जो रेट तय होगी उस रेट के अंदर किसान अपने उत्पादन को बेच सकेगा। बिल्कुल। तो ऐसा कानून भी हम जिस तरह से ला रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये है कि किसानों के लिए हर संभव इस लॉकडाउन के दौरान कोशिश की है आप लोगों ने, सारे प्रयास किए गए और जिससे अगला सवाल कैलाश जी, अगला सवाल आपसे ले रहा हूं। एक तरफ कोरोना से तबाही तो दूसरी तरफ फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ऐसा है, टिड्डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आती है जी। ये पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है और आगे भी आने की संभावना है। तो इस नाते हमने जो तैयारी की है वो टिड्डी के लिए हमने लगभग 60 मशीनें, नई माइक्रोनियर कंपनी है जो यूके की, उसको हमने ऑर्डर कर रखा है, जिसमें से 15 मशीनें हमारी आ चुकी है और 45 मशीनें वो महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगी। और हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने की भी हमने प्लानिंग की है, तो उसके लिए भी मशीन जो यूके से आनी है उसके हमने कर दिए, वो भी अगले महीने के अंदर आएगी। तो इसके साथ ही ड्रोन से छिड़काव हो, इसकी भी हमने टेंडर करके और ड्रोन से छिड़काव प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही हमें बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि अब जो वो मशीन है जिसका छिड़काव हम करते हैं माइक्रोनियर के, उसकी मशीन है, उसका हमने हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे साइंटिस्टों ने मशीन तैयार कर ली है और उसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया है।
तो अब हम हिंदुस्तान की खुद का प्रोडक्ट हम यहाँ पर मशीन तैयार करके और उससे भी छिड़काव करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसका छिड़काव हम करने में सफल होंगे। और साथ ही नेक्स्ट 1 या 2 तारीख को हमारे हेलीकॉप्टर छिड़काव करने के लिए भी हमारी लोकल मशीन तैयार हो गई है। तो उस हेलीकॉप्टर इन पे मशीनों लगा के को उसको इन मशीनों को कौन तैयार कर रहा है कैलाश जी? मतलब ये मशीनें भारत में कौन सी फैक्ट्री या कौन सी कंपनी या सरकारी जो कोई पीएसयू है कौन तैयार कर रहा है? जस्ट जानकारी बस पूछ रहा हूं मैं। ऐसा है, सरकारी स्तर पर तैयार की है जी। और अभी इसको आगे और ऑर्डर दे दिया है कि जल्दी वो भी मशीनें जल्दी तैयार हो जाएगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। बिल्कुल। तो वो 5-7 दिन के अंदर ही हम तैयार, 10 दिन के अंदर तैयार करवा देंगे। और उसमें भी मैं ये सोचता हूँ कि अगली बार जब टिड्डी दल आएगा तो हम उसको पाकिस्तान के बॉर्डर से जैसे ही अंदर घुसेगी तो हम उसको पहले ही रोक लेंगे, पूरी करने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल का डिजिटल लोकार्पण किया था। इस योजना के फायदे के बारे में दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो इसका डिजिटल जिस तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़कर और एकदम पारदर्शिता रहेगी तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और आने वाले टाइम के अंदर किसानों को जिस तरह से हाईटेक करना है, किसान अपने उत्पादन का पहले मंडी के अंदर ले जाता था या उसको रेट मालूम नहीं होती थी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी और प्लानिंग कर रहे हैं कि किसान की चाहे वो हर दृष्टि से उनका उसी फार्म गेट के ऊपर सारी व्यवस्था हो, इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें किसानों को आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छा लाभ मिलने वाला है। हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, क्या आपको लगता है कि इसके जरिए कृषि उत्पादों के परिवहन की समस्या पूरी तरह से जो है हल हो जाएगी? किसान रथ ऐप जो अभी हमने लॉन्च किया है उसमें लगभग आज के दिन हमारे 9 लाख ट्रक जुड़े हुए हैं और 2 लाख ट्रैक्टर जुड़ चुके हैं। ये ओला और उबर का सिस्टम है वैसा ही रहेगा जी। इसमें किसान है वो अपना जो उत्पादन है उसको लिखकर और कौन से स्थान से किस स्थान पर भेजना है तो वो लिखकर जैसे ही भेजेगा तो उसके आसपास में जितनी ट्रकें होगी उन सभी ट्रकों के पास में मैसेज जाएगा। तो वो फिर जो ट्रकें हैं उनके ट्रक के ड्राइवर या मालिक है वो वापस अपनी रेट भरकर भेजेंगे अपने उस किसान के पास। तो किसान उसमें से तय करेगा कि मुझे किस ट्रक को लाना है, तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो उस ट्रक के पास मैसेज जाएगा और वो जो रेट उसमें कंपटीशन भी होगा और कम रेट वाला होगा तो वो किसान ट्रैक्टर उस ट्रक है वो तुरंत उस किसान के पास पहुंचेगा और वहाँ से वो अपने गंतव्य स्थान पर उत्पादन को ले जा सकता है। और इसके साथ में हमने कस्टम हायरिंग सेंटरों को भी जोड़ा है। तो इससे किसानों को जो एक पहले ट्रांसपोर्टर के पीछे घूमना पड़ता था या उससे बात करना, संपर्क करना, न उनको रेट मालूम होती थी, लेकिन अब इससे किसान अपने खेत के अंदर बैठा सिर्फ मोबाइल पे अपना ऐप डाउनलोड करके और अपनी गाड़ी मंगा सकता है। जाहिर सी बात है कि डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा जो है समाज के आखिरी आदमी तक अब पहुंचने का वक्त आ गया है और अब वो फायदा उठा रहा है। बहुत बेहतर। स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वेक्षण की तकनीक से ग्रामीण इलाकों की जमीन की मैपिंग के मॉड्यूल की प्रक्रिया क्या है? ये पूरी योजना क्या है? ऐसा है, मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आज चाहे हमारे विभाग के द्वारा ये भी चल रहा है कि हम एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप है या एग्रीकल्चर जोन में कौन सा उत्पादन होता है, इसका एक पूरे देश के अंदर मैपिंग हो जाए कृषि के अंदर कि इस जोन के अंदर गेहूं होता है, दूसरे जोन में चावल होते हैं, तो कहीं पर फल होते हैं, तो कहीं पे सब्जी होती है। तो इसका पूरा देश का एक मैप बन जाएगा और मैप बनने के बाद में हम उस उत्पादन को कहाँ पर बेचना है, किसान को मार्केट भी मिले और उसको व्यापार एक जिस तरह से वो एक संगठित भी हो किसान और एफपीओ बनाकर और ग्रुप बनाकर जिस तरह से वो अपना लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मैपिंग होगा, इस मैपिंग से किसान को ऑनलाइन होगा जो उत्पादन कहाँ ज़्यादा उत्पादन तैयार होता है, तो ट्रेडर को भी ध्यान होगा और किसान को भी पता होगा कि हमें कहाँ बेचना है और किसान और जो ट्रेडर होगा उसको भी पता है कि मेरे को जिस चीज़ को लेना है, खरीदना है, वो कहाँ और किस किसान के पास है। तो इसको लेकर ये मैपिंग आने वाले टाइम में किसान को लिए
हर दृष्टि से, चाहे इसके लिए भी कर रहे हैं, और दूसरा जो ज़मीन का मैपिंग भी हो रहा है, तो वो भी किसान के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। जाहिर सी बात है कि पहले जब हम लोग इंटरव्यू करते थे तो दूसरे तरह के सवाल होते थे, लेकिन अब डिजिटल टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसानी में होने लगा है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। कृषि का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। मौजूदा संकट के दौर में कृषि कार्य बहुत तेज़ी के साथ काम करने की आवश्यकता है और करने की कोशिश भी की जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कृषि के काम में रुकावट न हो, कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों को परेशानी न हो, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान एक बार सबकी ज़िंदगी रुक सी तो गई ही है। ऐसे में जनरल एफर्ट क्या लिए जा रहे हैं किसानों के लिए? एक तो देखो, किसानों के लिए हमने तुरंत लाभ मिले, इसके लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमने 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खातों में डाली, और ये राशि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में गई है। तो इस तरह से ये एक तो बहुत बड़ा काम, किसानों को इससे आर्थिक लाभ मिला। और उसके बाद में 10,000 FPO बनाने हम जा रहे हैं। ये 10,000 FPO जो बनेंगे, ये आने वाले समय में किसानों के लिए गेम चेंज होने वाला है। किसानों के लिए इससे, किसान के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, कि एक तो किसान को उन्नत किस्म का बीज मिले और उसकी लागत कम हो और उसके भंडारण की व्यवस्था हो, और तीसरा मार्केट मिले। इन चारों चीज़ों के ऊपर अगर किसान को सफलता मिल जाती है और सरकार इसमें अगर सहयोग करती है तो इसका लाभ किसान को मिलता है। तो इस नाते अगर कम लागत की है तो हमने जीरो बजट और जैविक खेती को बढ़ावा देने की प्लानिंग की है, मेडिसिनल प्लांट का भी किया है, और इस के अंदर जिस तरह से भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस के लिए हमने उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया, और जो FPO बनेंगे उस FPO के अंदर भी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी स्थापित किए जाएंगे। और हमारी जो कोऑपरेटिव है, उस कोऑपरेटिव को भी मजबूत करने के लिए वहाँ पर सीधा एक ही जगह पर सारे कोऑपरेटिव के अंदर ही वहाँ पर ई-नाम पोर्टल भी होगा, वहीं पर खरीद होगी, वहीं पर ATM की व्यवस्था होगी, तो वहीं पर कस्टम हायरिंग सेंटर होगा। ऐसा सेंट्रलाइज एक कोऑपरेटिव जिले पंचायत मुख्यालय पर भी हम करेंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। और जो 10,000 FPO बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों के लिए, उनको ये ग्रुप होगा, पूरे सब किसान मिलेंगे, और किसान 300 किसानों से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद में उनको उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान रखा है, जो उसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, और उसके अंदर जितना भी उनको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो भी उसकी प्रोसेसिंग यूनिट का पैसा भी मिलेगा। और साथ ही 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का भी इसमें प्रावधान किया गया, और उसके साथ ही 33% की सब्सिडी का भी प्रावधान है, और सहयोग के नाते उनको 5 साल तक उनकी मॉनिटरिंग करने की भी हमने पूरी व्यवस्था की है, ताकि किसान अपने उस FPO के माध्यम से सब किसान संगठित होकर अपने उत्पादन से खुद उसका प्रोसेसिंग भी करे और पैकिंग करे और मार्केट में बेचे। ये सारी व्यवस्था इस FPO के माध्यम से होगी, जो किसानों के लिए लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में अब तक किसानों के खातों में कितनी रकम जमा की गई और इससे किसानों को कितना फ़ायदा मिला है और कितने किसानों को फ़ायदा मिला है? ऐसा है कि किसान सम्मान निधि के तौर पर आज तक लगभग 72,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाल दिए गए हैं जी। और इस लॉकडाउन के अंदर भी, जैसा मैंने पहले बताया, कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में पैसा ये गया है। तो ये आंकड़ा लगभग 9.5 करोड़ तक किसानों के अभी इसके साथ जुड़ चुके हैं, और उनको ये सारा पैसा हमारी 4 किस्तों के अंदर पहुंच चुका, 5 किस्तों में पहुंच चुका है। और ये जो किसान सम्मान निधि है, ये किसानों के लिए हमने, जैसे लॉकडाउन के अंदर ये पहली बार हुआ है कि किसान को सीधा खाते में पैसा मिला है। तो ये किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसानों को पहुंचाया गया है। GDP में कृषि के योगदान को बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है कि GDP में कृषि का योगदान बढ़ेगा। ये योगदान कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है? हालांकि तमाम योजनाओं के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन GDP में योगदान बढ़ना जाहिर सी बात है कि एक रिमार्केबल बात होगी। ऐसा है कि किसानों के लिए जो
2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि किसानों की इनकम डबल करना है, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक पहुंचेंगे, इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। और जो अभी 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, इस आर्थिक पैकेज की वजह से जो गांव में बैठा किसान है वो अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। उसमें भी हमने ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए तक अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो उसको अपने कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ेगा और 3% ब्याज भी कम में पैसा मिलेगा, और उसके साथ ही उनको 7 साल के अंदर लगभग वापस जमा करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये गांवों के अंदर प्रोसेसिंग यूनिटें लग जाएगी और जो कृषि को व्यापार में जब बदल जाएगी। आज किसान है वो अपने उत्पादन की रेट स्वयं तय नहीं करता है। आज तो ये स्थिति है कि किसान मंडी में जाता है और व्यापारी बोली लगाकर किसान की रेट तय करता है कि इस रेट में तुम्हारे उत्पादन को हम खरीदेंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये एफपीओ और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा, जो प्रोसेसिंग यूनिट गांव के अंदर स्थापित होगी, इससे किसान अपना व्यापारी बनेगा और अपने उत्पादन के ऊपर वो खुद रेट लिखेगा कि मेरी ये रेट है, इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद पैकेजिंग करके, और वो खुद रेट तय करेगा। तो उससे निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा, तो देश को तो प्रॉफिट होना ही है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, वो गांव को मजबूत करेंगे, तभी गांव आत्मनिर्भर होगा, तभी देश आत्मनिर्भर होगा। तो इस जीडीपी के अंदर कृषि के अंदर बहुत आने वाले टाइम के अंदर इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। वर्ष 2018-19 में देश में 285.2 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, जबकि 2019-20 में ये आंकड़ा और बढ़ गया 291.95 मिलियन टन है, और अब 2020-21 में 298.3 मिलियन टन उत्पादन की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के लिए क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में आप बताएं कि ये बड़ा क्वांटम जंप है 2018-19 से 19-20 के बीच। ऐसा है कि इसके अंदर जागरूकता का काम किया गया और किसानों ने फसल का डाइवर्सिफिकेशन पे भी वो गए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी की। और हमारे जो ICAR के द्वारा जो साइंटिस्टों ने बीज तैयार किया, नए बीज जो आए, उनमें उत्पादन की और वो यील्ड की वो भी ज़्यादा है, और नई जो जलवायु के हिसाब से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी हमने जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बीज को एक नई क्वालिटी तैयार कर दी कि उसके अंदर उससे भी लाभ मिला है। तो कुल मिलाकर किसान, साइंटिस्ट और सब ने मिलकर और सरकार ने मिलकर जिस तरह से किसानों के अंदर जागरूक किया, जिसकी वजह से किसान ने फसल बोई और फसल के उत्पादन भी अधिक हुआ है। तो ये एक उदाहरण है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली साल की बनिस्बत इस बार 45% अधिक हुआ और अगली फसल होगी वो इससे भी अधिक होने वाली है। तो ये क्योंकि जिस तरह से बुआई हुई है उस बुआई के आंकड़ों के अनुसार और ज़्यादा फसल होगी। और जो हम तो ये कहते हैं कि एक समय जो ऐसी हमारे दलहन के अंदर हम इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। आने वाले टाइम में आज हमारा तिलहन के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आने वाले समय के अंदर भारत सरकार की ये प्लानिंग है कि हम तेल के अंदर भी आत्मनिर्भर बने और तिलहन का भी हम एक्सपोर्ट करें, तो किसान को भी लाभ होगा और देश को भी प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। किसानों ने, आपने दलहन के बारे में बताया, किसानों ने दलहन के उत्पादन में 28.3% की वृद्धि करके देश में प्रोटीन क्रांति लाई है। क्या आप दलहन पट्टी के किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता मिल पाएगी? क्योंकि जो कुछ अलग अलग सेक्टर के किसान थे उनकी समस्याओं को बहुत प्राथमिकता नहीं मिलती थी, लेकिन जैसा आपने कहा उसी से जुड़ा ये सवाल है कि उनकी जो समस्याएं रही हैं, जो दलहन के किसान रहे हैं, उनको अब प्राथमिकता देने के बारे में कृषि मंत्रालय किस तरह से सोच रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे तिलहन हो, दलहन हो, चाहे हमारे जूट के उत्पादन, कपास की उत्पादन करने वाला हो, चाहे गन्ने के किसान हो, सभी के लिए भारत सरकार है वो संकल्पित है। किसानों की कोई भी समस्या होगी उसके सरकार हमेशा, मोदी जी की सरकार है वो तैयार है। और जो समाधान किस तरह से ढूंढे, और हमने जो अभी इन जो इस साल जो मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है,
इस कार्यकाल के अंदर तो इतिहास रचे गए। पहले कार्यकाल के अंदर भी किसानों की एमएसपी को 1.5 गुना किया गया था और साथ ही फसल बीमा नीति के अंदर भी संशोधन किया गया था और इस बार भी नई फसल बीमा नीति के अंदर भी हमने और संशोधन किया है कि जिसके अंदर किसानों को जो अब जो बीमा होगा तो वो स्वैच्छिक होगा। तो इस तरह से नया नया हम करते जा रहे हैं और किसानों के लिए ऐसा हर संभव जो किसानों की समस्या है जो हमारे सामने आती है तो उसका रास्ता कौन सा निकले, प्रधानमंत्री जी की सोच है। पहले की राजनीति जिस तरह से लोग, मैं आपको इतने से ही पता चल जाता है कि 2013 से पहले जो सरकारें थी उनका जो बजट होता था एग्रीकल्चर के अंदर, वो आप आंकड़े उठा के देख लें, उसमें बजट होता था मात्र 20, 25 और 30 करोड़ के बीच में होता था। पूरे देश का 25-30 करोड़ रुपए बजट से क्या होता है। लेकिन इस बार मैं बताऊं कि पिछली साल जो बजट था कृषि के अंदर वो 1,37,000 करोड़ था और इस साल का बजट है वो 1,50,000 करोड़ से अधिक का रखा गया। और वो जो कोविड के अंदर 1,00,000 लाख करोड़ रुपए वो इससे अलग है। वो बजट के अंदर ही जब एक जितना पैसा रखा गया है तो जो उस समय उनके समय में जितना बजट पूरे 5 साल में खर्च नहीं होता था उससे अधिक तो प्रधानमंत्री जी हमारे इस एक कार्यकाल के अंदर बजट के अंदर प्रावधान किया गया है और जिसमें से 75,000 करोड़ रुपए तो सीधे ही सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में जा रहे हैं। तो इससे ये साफ है कि आने वाले समय में किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट यही कहना है कि हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान को मजबूत बनाना है, किसान की इनकम बढ़ानी है, किसान को जो गांव की हमारी कल्पना है कि आत्मनिर्भर गांव बने, गांव तो उसके लिए जो ग्राम स्वराज की हमारी कल्पना है वो ग्राम स्वराज की कल्पना पूरी होने वाली। बिल्कुल। ग्रीष्मकालीन फसलों पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण पिछले वर्ष 41.31 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 57.07 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई की गई है, जो कि करीब 38% ज़्यादा है। इससे लगता है किसानों की कड़ी मेहनत देश को कोरोना संकट से उबार देगी। तो आप कृषि मंत्रालय का क्या अनुमान है, जो 38% ज़्यादा जमीन पर जो बुआई की गई है उससे कितना बढ़िया बेहतर रिजल्ट आने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ कि किसानों के सहयोग से, किसानों की मेहनत से और सरकार के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसके द्वारा ये सारा किया जा रहा है। पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कृषि के ऊपर। पहले की सरकारों ने सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति की थी और तो उसकी वजह से किसान अपने जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठा पाया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चाहे किसी भी उत्पादन की वृद्धि से हो, चाहे किसान को सीधा लाभ देना हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे किसान को व्यापारी बनाना हो, अपने उत्पादन को सीधा वैल्यू चेन के आधार पर उसको रेट मिले, इस सारी दिशा के ऊपर मंत्रालय के अंदर बैठकर हमारे माननीय तोमर साहब के और रूपाला जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश के ऊपर ये निरंतर काम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहूँगा और पूरे देश के किसानों को कहना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की इनकम बढ़ेगी और समय पर। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने बचपन के अंदर भी हाल जोता और आज भी जब गांव जाता हूँ तो खेत में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या होता है और किसान की समस्या क्या है। पानी की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है, तो कुछ समस्या उसका समाधान हो। और आज गाँवों के अंदर इन समस्याओं को देखते हुए आज जब हम यहाँ पर बैठे तो मुझे ये लगता है कि वो दर्द अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। इसलिए मैं तो खुद एक गांव में रहने वाला किसान हूं, तो इस नाते मुझे एक चीज किसान की प्रदेश अध्यक्ष के नाते किस राजस्थान का मेरे पास जिम्मेदारी रही, तो किसानों की समस्याएं निश्चित रूप से मैं जानता हूं। इसलिए हमारे माननीय तोमर साहब और हम बैठकर यही चिंतन करते हैं और प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमारे किसान को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, बिल्कुल ही हम प्लानिंग करते हैं। कोरोना काल में डिजिटल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कैलाश जी, और केंद्र सरकार ने डिजिटल तकनीक के जरिए कई सुविधाएं दी। आप बताएं कि किसानों को इसका कितना फ़ायदा इस दौरान मिला है और आगे कितना मिलेगा? देखो, किसानों को भी लाभ मिला है और हमें भी लाभ मिला है जी, क्योंकि मेरे को आज लॉकडाउन के अंदर
2 महीने का से ऊपर हो गए। पूरे देश के सभी राज्यों के किसान प्रतिनिधियों से मेरी सीधी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुलाकात हुई। उनसे मैंने समस्याएं सुनी, उनकी बात को सुना, जिससे यहाँ पर हमने बैठकर समाधान किया। वहीं पर जितने भी मंत्रालय के सारे हमारे जितने अधिकारी थे या जहाँ पर समस्याओं का समाधान करना था, तो उनके लिए बैठकर हमने चर्चाएं की। तो इससे और ये भी हुआ, और किसानों के लिए जैसे मैंने किसान रथ ऐप है या सेंसर बेस के आधार पर खेती होने वाली है कि पानी कितना चाहिए, उतना जितनी आवश्यकता होगी उतना ही पानी पहुँच उस बूंद बूंद करके उसके फसल में जाएगा। तो इस सारी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान जब अपने खेत के अंदर अपनाएगा, मैं तो ये किसानों से आग्रह करूँगा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ग्रुप बनाकर, अपना समूह बनाकर अपने उत्पादन की रेट अधिक से लें। और नई तकनीकी के माध्यम से जैसा कि रथ ऐप बनाया है, ये सारे टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजियों को अपनाते हुए, और युवाओं से भी यही कहूँगा कि अब जो एक समय था कि हम कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को लास्ट में पसंद करते थे, और इसके पीछे कारण यही रहा कि अगर किसी कहानी में भी लिखा जाता तो यही लिखा जाता था कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, कभी अमीर किसान का जिक्र नहीं किया गया। इसलिए मेरे देश के युवाओं ने यह सोचा कि किसान की है तो गरीब ही है, और इसलिए इस भ्रांति को तोड़ना है। और आने वाले समय के अंदर युवा जो खेत को, गांव को छोड़ के लोग बाहर चले गए, निश्चित रूप से गांव की ओर आएंगे और इस एग्रीकल्चर के अंदर युवाओं को खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, और युवाओं को जो एक उत्तम खेती है वो इसी के माध्यम से होने वाली है। और आज मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। बिल्कुल। इससे पहले मैं यही कहूँगा युवाओं को कि आप अपनी कृषि से जुड़ें, और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर, अपना बनाकर, खुद के गांव के अंदर अपना प्रोडक्ट तैयार करके और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या अन्य दूसरे राज्यों के अंदर भेजकर जहां अधिक लाभ मिले, तो ये कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमने जानकारी देने की भी हम प्रचार के माध्यम से भी करते हैं। तो इनको, इसमें मेरा तो यही है कि युवाओं को भी सहयोग करना चाहिए, और भारत सरकार जिस योजनाओं को लागू किया है उन योजनाओं का लाभ सबको लेना चाहिए। बिल्कुल। कैलाश जी, अब हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में है। आखिर के 1-2 सवाल हैं। आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, ऐसा बताया जाता है कि आप राजनीति की शुरुआत में पार्षद का चुनाव हार गए थे, और फिर आपकी मां ने आपका विश्वास बढ़ाया और आज आप केंद्र में मंत्री हैं। ज़रा इसके बारे में बताएं कि आपने इतना संघर्ष सहते हुए अपना आत्मबल कैसे बनाए रखा। ऐसा है कि मेरे कोई पीछे राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है जी। मैं एक किसान का बेटा हूं, और कॉलेज में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही मुझे शौक़ था कि मैं सेवा करूं। और सबसे पहला अगर मैंने कोई अच्छा काम किया जिसकी मुझे खुशी हुई, वो एक मेरी कोई बहन थी, मैं जानता नहीं उनको तो, लेकिन मेरे पास एक भाई आया दौड़ता हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की आवश्यकता है और उसकी जान जा रही है। तो मैं स्कूल में उस समय 11th में पढ़ रहा था, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि अगर मैं रक्त दूंगा तो इसकी जान बच सकती है। तो हम हॉस्पिटल गए और वो रक्त दिया, और उससे वो बहन बच गई। तो उसके बाद में मुझे जो खुशी हुई, उसके बाद में जैसे भी कोई भी समस्या समाधान और होता था तो उसके लिए मैं स्वयं करता था। और बाद में धीरे धीरे काम, पार्टी के कार्यकर्ता थे, संघ विचारधारा, संघ के अंदर शाखा में जाते तो वहाँ से हमें संस्कार भी मिले और सेवा करना, और यही था। और संघर्ष निश्चित रूप से जब काम करते हैं तो उसमें व्यवधान तो आते ही हैं, और सरकार हमारी नहीं होती है। तो वहाँ पर जिस तरह से मैं काम करता था तो हमने कई आंदोलन भी किए मेरे क्षेत्र के अंदर, और वहाँ जब आंदोलन करते थे तो सरकार ने कई बार लाठीचार्ज भी किए, जेल में भी डाला, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस मेरा तो एक ही मकसद था कि जो हमारे विचार परिवार ने जो हमें संस्कार दिए, उसके नाते जो हमारे देश को जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनको देखा है पूरे देश ने कि किस तरह से आज देश के अंदर वर्तमान उस समय की परिस्थितियां थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं थी, वो जिस तरह से चला, तो उस समय मन में एक ही था कि कुल मिलाकर मेरा भारत करना है, वो ऐसा नेतृत्व जैसे हमारे आज प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, ऐसा कोई नेतृत्व कभी आएगा, उस समय सोचा था। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
कि उस समय हमने जो सोचा था, जिस उद्देश्य के लिए एक हम पंचनिष्ठा को लेकर चले थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय मैं जब छोटा था उस समय इसी के लिए मैं जेल गया था और ऐसे ही काम करते, लोगों की सेवा करते करते गया था। तो उस समय भी यही सोचा था कि शायद कोई ऐसा नेतृत्व आएगा, और आज इससे बड़ा अच्छा नेतृत्व मैं सोचता हूं। आप प्रधानमंत्री जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं ये आपसे पूछ लेता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में आप क्या खास बात पाते हैं, वो क्यों विशेष हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी विशेषता नहीं है वो मैं नहीं बता सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो मतलब एक ज्ञान का खजाना है, और प्रधानमंत्री जी के अंदर हर वो उनसे हमें सीखने को मिलता है। जब भी वो कोई भी बात कहते हैं तो वो हम मनन करते हैं और अपने मन में उतारते हैं और सोचते, यही विचार करते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी की इन बातों को ग्रहण करके और हमारे जीवन में कैसे उसको उतार सकें। ये बस हम इतना ही सोच सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो सोच सिर्फ आज या कल तक की नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज से 50 साल बाद में कौन सी आज योजना प्रारंभ करेंगे, 50 साल बाद में लाभ होने वाला है, उसको लेकर चल रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर तो प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत ऊपर है। कुछ लोग राजनीति में अभी शायद उनको समझने भी समय लगेगा कि वो जिस तरह से देते हैं, उनको तो अभी बहुत वो सोचने में उनका वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। कैलाश जी, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। ये भी बताया जाता है कि बाड़मेर से करीब 30 साल बाद कोई शख्स केंद्रीय मंत्री बना है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बाड़मेर से कोई भी करीब 30 साल बाद, 30 साल पहले कोई केंद्र में मंत्री बने थे, उसके बाद 30 साल बाद बाड़मेर का नंबर आया है, बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करते हुए आप केंद्र में मंत्री बने हैं। कैसा फील होता है आपके क्षेत्र के लोगों को, और आपको स्वयं कैसा महसूस होता है? ऐसा है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। बस वो एक दायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको बस निर्वहन करूँ। बाकी मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इस पद का कोई बड़ा है छोटा है, पद न तो छोटा है न बड़ा है। बस मेरे लिए ये है कि मैं इस जिम्मेवारी को कैसे निर्वहन करूँ। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे भरोसा किया है। बस उनके विश्वास के ऊपर, और मेरी जनता ने जो मेरे ऊपर भरोसा करके और मुझे जीता कर भेजा है, उनके भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूँ। इससे ज़्यादा मेरे को कोई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कैलाश जी, आपने और आने वाले समय बस इतना चाहता हूँ। जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? जी, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस अपन जिस स्थान पर जो बैठे हैं, अपने इस प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उनके जो काम है उनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकें। किसानों की जिम्मेवारी दी है, तो आज किसान को चेहरों पर खुशी होगी, तब हमारा यहाँ पर आना भी सार्थक होगा। वरना अगर किसान के चेहरे पर खुशी नहीं है और जो जिम्मेवारी दी है उसको अगर मैं निर्वहन नहीं कर पाता, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं हमारे में कमी है। इसलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें अधिक से अधिक समय जो जिम्मेवारी दी है उसको करते हुए मैं पूरा करूँ। कैलाश जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए वक्त निकाला, आप हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, आपने देखा कैलाश चौधरी को, जो संघ से जुड़े रहे, जिनका जीवन सादा, जीवन उच्च विचार की मिसाल है। बहुत ही साधारण परिवार से आप आते हैं और जाहिर सी बात है कि पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव जीते और संसद पहुँचे और उनको पहली बार में ही मंत्री बनने का मौका मिला। कैलाश जी को सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। रात 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।